हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। माली किसे कहा गया है? ए राधा कृष्ण को, बी सीताराम को, सी पार्वती शिव को और डी लक्ष्मी विष्णु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माली जो कहा गया वो राधा और कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टि मार्ग में और डी गुफा में। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में, कहाँ? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विट्ठलनाथ। यदि पूछा जाए रसखान किस भक्त के कवि हैं, कैसे भक्ति कवि हैं, तो इसका सही आंसर है रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान किस भगवान के भक्त हैं? रसखान कृष्ण भगवान के भक्त हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मालिन में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिन में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जिस प्रश्न में ये योजक चिन्ह लगा रहे वो प्रायः द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? ए मतीराम की, बी घनानंद की, सी देव की और डी केशवदास की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजान सागर जो कृति है वो घनानंद की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए विरह लीला किसकी कृति है? तो वो है घनानंद की। रसकेली बल्ली यदि पूछा जाए रसकेली बल्ली किसकी कृति है? तो वह है घनानंद की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ए मीरा को, बी महादेवी वर्मा को, सी घनानंद को, डी सूरदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी और डी गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं। घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
घनानंद किससे प्रेम करते थे? ए कलावती नामक नर्तकी से, बी रेशमा नामक नर्तकी से, सी सुजान नामक नर्तकी से, और डी सलमान नामक नर्तकी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद सुजान नामक नर्तकी से। किससे? सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? ए सुजान के आंगन में, बी सुजान के दिल में, सी सुजान के हथेली पर, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में, कहाँ? सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उनके आंसू विरह वेदना से भरे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? ए प्रेमघन की, बी श्रीधर पाठक की, सी राम नरेश त्रिपाठी की, और डी नागार्जुन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद जो कृति है वो है प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी कृति है? प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म कब हुआ? ए 1853 ईस्वी में, बी 1855 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1859 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर। 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? ए द्विवेद युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग के कवि हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए निराला को, बी भारतेंदु को, सी जयशंकर प्रसाद को, डी पंत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तप संयम में कौन सा समास है? तप संयम में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तप संयम में द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उर्वशी किसकी कृति है? ए निराला की, बी दिनकर की, सी महादेवी वर्मा की, डी सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी किसकी कृति है? यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए समधेनी, बी
द्वंद्व गीत, सी उर्वशी और डी संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर मिला। कब मिला? संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर मिला। यदि पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो वह उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी भागलपुर विश्वविद्यालय, डी मगध विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को भागलपुर विश्वविद्यालय, कहाँ का? भागलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा? ए राम को, बी कृष्ण को, सी किसान मजदूर को और डी बंधु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसे कहा देवता? किसान मजदूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी हुंकार, डी हरे को हरिनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर की रश्मिरथी। किस रचना पर? रश्मिरथी रचना के लिए कर्ण को नायक बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि इसे पूछा जाए उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे का हरिनाम ये किसकी कृति है? ये किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये किसकी कृति है? दिनकर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का निधन कब हुआ? 21 जनवरी 1971, बी 22 फरवरी 1972, सी 23 मार्च 1973 और डी 24 अप्रैल 1974। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यदि इनकी माता का नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? माता का नाम पूछा जाए। माता का नाम था मनरूप देवी। माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। मनरूप देवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 21। हिरोशिमा किस देश में है? ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? जापान में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया? ए अमेरिका ने, बी रूस ने, सी चीन ने, डी इंग्लैंड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? चक्रव्यूह के रचनाकार है ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी कुंवर नारायण, सी मुक्तिबोध, डी रघुवीर सहाय। डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर है चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? ए युवा चौकीदार की तरह, बी शान से खड़े चौकीदार की तरह, सी बूढ़े चौकीदार की तरह, डी समस्तक चौकीदार की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि को बूढ़ा वृक्ष बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या किस से जुड़ी है? ए मौत से, बी पेड़ पौधे से, सी पर्यावरण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बचाना है नदियों को तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा, बी इसी दुनिया में, सी गलत पते की चिट्ठी, और डी मन विहंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? ए दैनिक जागरण, बी जनसत्ता, सी अमर उजाला, डी भास्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल अमर उजाला पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? ए 5 अगस्त 1947 को, बी 15 अगस्त 1948 को, सी 5 अगस्त 1949 को, और डी 15 अगस्त 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? ए मुजफ्फरनगर से, बी सहारनपुर से, सी कानपुर से, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर इन सभी से हुई है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। कवि हमें क्या सलाह देता है? ए नींद से सोने की, बी नींद से जागने की, सी पैर पसार कर सोने की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें सलाह देता है नींद से जगने की। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है? ए अन्यायी, बी जिद्दी,
सी अस्वीकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मन अर्जुन मन कृष्ण। मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? ए विक्की राय की, बी अमरकांत की, सी निरुपमा सेवती की और डी अनामिका की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन अर्जुन मन कृष्ण जो कृति है वो है अनामिका की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? ए घड़ी की, बी घमंड की, सी घंटी की और डी घड़ा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता में घ से बोध कराया गया है वो है घड़ा का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कवि जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जीवनानंद दास कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ए हिंदी, बी उड़िया, सी बांग्ला, डी मराठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि जीवनानंद दास जो कवि है वो बांग्ला भाषा के हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 साइटी तार तार तिमिर किसकी कृति है? साइटी तार तार तिमिर किसकी कृति है? ए राजीव सेठ, बी जीवनानंद दास, सी मनिका मोहिनी और डी कुसुम अंसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटी तार तार तिमिर किसकी कृति है? तो यह है जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर बी जीवनानंद दास। जीवनानंद दास ये किसकी कृति है? जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ए आम के पेड़ पर, बी कपास के पेड़ पर, सी कचनार के पेड़ पर, डी अमरूद के पेड़ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू जो बोलता है वो बोलता है कपास के पेड़ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? ए 1897 ईस्वी में, बी 1898 ईस्वी में, सी 1899 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ है 1899 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? ए कौवा मोर उल्लू सारस, बी कौवा हंस उल्लू सारस, सी कौवा हंस कोयल सारस और डी कौवा हंस उल्लू बाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि अगले जन्म में कौवा हंस उल्लू सारस बनने की संभावना व्यक्त करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? ए धान, बी गेहूँ, सी चना, डी सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि सरसों के बीच, किसके बीच? सरसों के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है रूपसा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल की मंदिर, बंगाल की चौराहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपसा क्या है? रूपसा बंगाल की एक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं?
जर्मन, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी भक्ति और डी अद्भुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता वो भक्ति की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? ए कवि के भाल पर, बी कवि के होठों पर, सी कवि के नैनों पर, डी कवि के कपोलों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान की कृपा दृष्टि कवि के कपोलों पर विश्राम करती है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? ए रेनर मारिया रिल्के, बी सुमित्रानंदन पंत, सी दिनकर, डी अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? ए 4 नवंबर 1873 को, बी 4 जनवरी 1874 को, सी 4 दिसंबर 1875 को, डी 4 फरवरी 1876 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? ए जापान में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में और डी कंबोडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनर के पिता का क्या नाम था? ए पीटर रिल्के, बी जॉनसन रिल्के, सी विलियम्स रिल्के, डी जोसेफ रिल्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन नंबर डी। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है रेनर के माताजी का नाम क्या था? ए मरियम, सी बी मैरी, सी सोफिया, डी मारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर के माताजी का नाम सोफिया था। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, सीखते रहिए।